मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना। बहुत प्यारे गीत आपने सुने, तुषार जी से भी सुने, अभी विष्णु भाई से सुने, बहुत बहुत मन से सुने आपने। मेरा अपना धर्म देखिए, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा। और उठाएं आकाश भर में आपके सामने, आपके दिलों तक पहुंचना चाहता हूं। तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं। किसान किसान के आंसू, आंसू की झोपड़ी, झोपड़ी की विसंगति, विसंगति की प्यास, विसंगति की टूटन, गाया मैंने जीवन भर और कुछ किया ही नहीं। और मैं एक किसान का बेटा हूं। जिस भी दिन कविता पढ़ता हूं सूर्यपाल जी, मैं ये बता देता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। और इसलिए बता देता हूं, एक बार मैं लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जिंदा थे, मेरी कविताएं सुनकर मंच पर आए, माइक लेके बोले अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। तब तक मुझे पता नहीं था कि चाय भी बेचनी चाहिए थी। सर्वेश, मुझे हास्य भी आता है, तेरे साथ बैठने का ये नुकसान है कि मैं हास्य भी सीख गया। ये बेटे जो दुकान चला रहे हैं थोड़ी देर मेरी चलने दीजिए, बैठ जाएं बेटा, बैठ जाइए। छोटा बच्चा अगर रात के 1 बजे अपनी रोजी रोटी कमा रहा है तो इससे देश के बारे में खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने, एक एक चित्र देखना, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सोन चिड़ैया सोली टंग गई, पंछी गाना भूल चले, आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला। जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो। सल्यूट करता हूं आपको। मैं सोचता था कि आप थक गए होंगे, मुझे कई बार खत्म हुआ कब सम्मेलन दोबारा शुरू करना पड़ता है। जिनको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिले, क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की। 6 पंक्ति पढ़ता हूँ, चुप सुनना, और छठी पंक्ति आपके दिल में तीर की तरह जाके चुभ जाए तो उठाना आकाश भर तालियां। मैं भी देखना चाहता हूँ तालियों का कितना बड़ा उत्सव आप मना सकते हैं। दिल में चुभे आपके बात मेरी जाके तो। अंधकार में, हुजूर बैठ जाओ बेटा, किनकी तलाश में हो, वो नहीं आई आज। देखो बीच में मत उठो, मैंने जिन सरकारों पे लिखा है वो बैठ गए, समझ लीजिए आप। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, छठी पंक्ति आपके दिल तक पहुंच जाए तो तालियां आकाश तक पहुंच जाए। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक दौड़ पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। और मैं 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मेरी कविता को मत हिम्मत से ताली बजाना, मेरे कहने के हौसले पर ताली चाहता हूं आपकी। आपके रामपुर में पढ़ रहा हूं और आपके सामने पढ़ रहा हूं, और सूर्यपाल जी आपको सुना के पढ़ रहा हूं। आप समझ जाए मैं कहाँ बोल रहा हूं तो पूरे सदन का समर्थन मांगता हूं। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। अरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे थे, अरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे थे, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे थे, जिनको जेलों।
जिनको जेलों में होना है मंत्री बनकर बैठे थे, मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है। भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला। हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा मुल्क जरवाता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, छठी पंक्ति पर फिर जोश मांगता हूं। अखबारों, तो शायद ताली बजाओ, मैंने तुम्हारी उस कविता पर ताली बजाई जो मेरी समझ में नहीं आई। तुम भी उस पर बजा। छत पर बैठी थी और जने नदी में डूब रही थी, जने क्या क्या हो रहा था पता काम ही नहीं है। इसको समझ में आ रही है इसलिए नहीं बजा रही है। नहीं समझ में तो आपके भी नहीं आ रही सर्वेश, सही में नहीं आ रही, पर आपके समझ में ये आ रहा है कि मैं जनता के समझ में आ रहा हूं, इसलिए तुम्हारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है, आप सब ताली बजाओ। अब आप सही बात है। अखबारों में रोज, छठी पंक्ति पर फिर चाहता हूं आपका जोश देखना। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखा। बहुत अच्छा, वाह वाह। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, शुद्ध राजनीति बोल रहा हूं मैं, थोड़ा इन कवियों से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। आप हंस रहे हैं? कानून के कोई लोग यहां बैठे होंगे, मैंने आज से 25 साल पहले LLD कर ली थी, इसके बाद दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं है जो मेरे पास 25 साल पहले डिग्री आ गई थी। जो मैंने डिग्री LLD की तो सर्वेश ने मुझे फोन किया, भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD कर ली। तो मुझसे बोला आप B.Ed नहीं कर सकते थे? किया था। मैं उसी दिन समझ गया कि हास रस का कवि बनेगा। लेकिन मैंने एक बात सोची कि सर्वेश हमारा बहुत प्रज्ञा पुरुष है, इस्माइल मैन है, कभी वो गलत तो सोच ही नहीं सकता। मैंने उसकी बात को गंभीरता से लिया, तो मैंने सोचा जब मुझे पढ़ाना ही था तो B.Ed करके प्राइमरी में पढ़ाता या LLD करके यूनिवर्सिटी पढ़ाया। पढ़ाना तो पढ़ाना, मास्टर जी तो मास्टर जी है। तो मुझे लगा कि सर्वेश हास रस का कवि भी बनेगा और अच्छा कवि बनेगा। अब बना के नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सोचा कि बनेगा। सुनिए मन से, मैं राजनीति पर बोल रहा हूं लेकिन कितनी समझदारी से बोल रहा हूं। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन। और इस कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्ति पढ़ता हूं। मैं नहीं जानता रामपुर के लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। इस कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनना। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, मैं भी सच्चा ही गा गा कर शीश कटाने आया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल अंतिम छंद सुनना इस कविता का। एक महाभारत में कथा आपने सुनी है। एक राजा होता था शिशुपाल, वो भगवान कृष्ण को गाली देता रहता था। जब देखो भगवान कृष्ण को गाली, जब देखो भगवान कृष्ण को गाली। लोग कृष्ण जी से पूछते थे आप इससे डरते हो क्या? ये तुम्हें गाली दिया बना बोलता नहीं है और तुम गाली सुन के चुप रह जाते हो। तो कृष्ण जवाब देते हैं कि ये मेरी बुआ जी का बेटा है, रिश्ते मेरा भाई लगता है। और एक दिन मेरी बुआ जी ने मुझे खाना खिलाते खिलाते मुझसे वचन ले लिया
कि मेरे इस बदतमीज बेटे की 99 गालियां कृष्ण माफ कर देना। तो मैं वचनबद्ध हूं बुआ से, इसकी 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन जिस दिन 100वीं गाली देगा इसको सजा दूंगा। और आप जानते हो महाभारत में लिखा, जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मैं एक महत्वपूर्ण वाक्य बोल रहा हूं, मैं नहीं जानता आप समझोगे कि नहीं समझोगे। मैं भी हिंदुस्तान की राजनीति के अपराध गिन रहा हूं, अपराध गिन रहा हूं राजनीति के। अंतिम छंद पढ़ता हूं, अंतिम में एक पंक्ति लिखने के लिए मैंने कविता लिखी, और ये मैंने इसलिए सुनाई, मेरी सबसे आसान कविता थी, आप तक पहुंच जाए। आप चाहेंगे तो मैं इसके बाद एक कविता सुनाऊंगा, फिर 2-3 और सुनाऊंगा, फिर 4-5 और सुनाऊंगा। मतलब मैं झूठ भी बोलता हूं कभी कभी। कोई कलाकारों के सर पर, अंतिम छंद सुनना मन से, सूर्यपाल जी आपको समर्पित करता हूं। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूंके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत मां को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूं, घायल भारत माता। बहुत अच्छा, वाह। आप सुनाऊं साहब कविता? सुनाऊं ना? देखिए ये तो मैंने अभी कविता सुने, अभी तो मैंने आपको कविता सुनने के लिए तैयार किया है। मैं एक कविता सुनाता हूं, अपनी सबसे नई कविता। 2 लाइन तय करेंगे कि इस कविता को आप सुनना चाहते हैं, इस तेवर को सुनना चाहते हैं, या मैं और कोई कविता सुना दूं। मेरे पास ऐसी बहुत कविताएं जिनमें बहुत ताली बजा सकते हैं, लेकिन मैं अपने सबसे गुस्से वाली कविता जो मैंने इन दिनों लिखी है वो पढ़ना चाहता हूं, जो कश्मीर में रोज होता है। हमारे सैनिकों पर हमारे शंभू ने भी चर्चा की, आतंकवादियों की या जिहादियों की इतनी हिम्मत कि हमारे सैनिक पर कोई लात उठा ले, हमारे सैनिक पर कोई हाथ उठा दे। तब मैं पहली 2 पंक्तियां तय करेंगी कि आप इस तेवर को सुनना चाहते हैं कि नहीं। अगर आधी भी सदन की तालियां बजी तो मैं आधी कविता ही सुनाऊंगा। एक एक व्यक्ति का स्वर उठेगा ताली का, तो मैं पूरी कविता पढ़ूंगा। 2 लाइन तय करेंगे। स्वागत। मैंने गुस्से में इसलिए लिखी कि साहब क्या नहीं बुक करें, आप कब तक सुने, कब तक देखें, कब तक पढ़ें। अखबार की सबसे पहली खबर, इतने मरे, इतने बेटे तिरंगे में लिपट के आए, आज इतने बेटे आए, आज वहां मुठभेड़, आज यहाँ मुठभेड़, आज यहाँ सेना पर हमला। तब मेरी कविता सुनिए। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। यही सुनना चाहते हैं साहब? तो एक बार जोर से तालियां उठाइएगा। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे उस सरकार से। मैंने सर्वेश से पूछा, मेरा छोटा भाई हंसी में हम कुछ भी कहते रहे, लेकिन मैं उसे कई बार प्रज्ञा पुरुष मानता हूं। मैंने सर्वेश से कहा, भाई सर्वेश एक बात समझ में नहीं है, हमारे सैनिक का सर काट के पाकिस्तान ले गया, उसने किया क्या होगा? बड़ा जवाब दिया सर्वेश ने कहा, भाई साहब उसकी फौज कायर है, और बांग्लादेश के समय 93,000 लोगों ने हथियार डाले थे, इससे बड़ा सबूत कायरता का दुनिया में कोई हो नहीं सकता। उसकी फौज आज भी कायर है। वो अपनी कायर फौज को दिखाना चाहता होगा कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है, कभी झुक नहीं सकता। बहुत अच्छा। 10 सेकंड और मांगता हूं बस। हे आर्यपुत्र, बैठ जाओ, अब उठना मत। देखो मैं 10 साल बाद आया हूं तो मैं कैसे सुना जाता हूं, आप भूल गए इस बात को। एक बात समझ लो, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तन कर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले
10 सेकंड की बात और कहना चाहता हूं, फिर बीच में बोलूंगा नहीं। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। भैया बैठ जाओ यार, मैं जानता हूं मेरे बहाने तुम तुषा के फोटो खींचे जा रहे हो। चलता है इस देश में, यही चलता है। और कवित्री बुलाई भी इसीलिए जाती है कि उसके फोटो तो खींचूंगा, हमसे अच्छे आ जाए। पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने रख दिया है, खा लेना। पिंजरे का तोता बोला, मालिक उस गांव में तो मेरे गुरु रहते हैं। मालिक बोला, तो क्या करूं? बोले, मेरी राम राम तो बोलोगे? मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गए, वहां जाके उन्होंने कहा कि भी मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने कहा है कि यहाँ कोई उसका गुरु रहता है, कोई ऐसे यहाँ उसका गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता आया, उसने कहा, हाँ मैं उसका गुरु हूं। तो उसने कहा, मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तुझको राम राम भेजा है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा, मेरे गुरु मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरु? मैंने तेरी राम राम दी, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। सब समझ जाओ तो बताना। जब पिंजरे का तोता भी मर गया, मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेज दिया कि जिसको आजाद होना है उसको मरना आना चाहिए। और ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए खंडों में मरता है, कभी पठानकोट में मरता है, कभी बंबई में मरता है, कभी संसद में मरता है, कभी उरी में मरता है, और कश्मीर में रोज मरता है। तब ये कविता सुन लीजिएगा आप। ये मेरा गुस्सा है, मेरा क्रोध है, और एक कवि के, कलमकार का देश के प्रति अगाध प्यार है। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, पहले ही 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? अगली पंक्ति अच्छी लगे तो सबके हाथ उठें। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में और जोश देना साहब, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। हमारे मोदी जी चले गए चाय पीने बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर। मैंने पूछवाया, साहब क्या जरूरी थी आपका जाना? बोले शांति की तलाश में गया था। मैंने कहा मिल गई? जब 125 करोड़ का नेता किसी अविश्वसनीय व्यक्ति के घर बिना बुलाए चला जाए तो कवि क्या लिखेगा? मेरी भावनाओं का समर्थन करो तो दिल से करना है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। 68 साल का भारत पाकिस्तान का इतिहास एक पंक्ति में सुनना। आपको लगे इस एक पंक्ति में 68 साल छिपे हैं तो मैं एक एक व्यक्ति की तालियां चाहता हूं। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो एक बिलावल साहब है उधर, उनका एक बयान आया, मुझे पूरा कश्मीर चाहिए, पूरा इंच इंच। हमारे नेता गुस्सा हो गए, कभी गुस्सा हो गए, मैं नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक कह रहा है, उसको पूरा चाहिए।
पहले पूरा लेंगे, फिर पूरा देंगे तो तभी जब ले लेंगे। पहले हम पूरा ले लें, फिर उसका बाप हमसे ले ले। लेकिन मैंने खबर भेजी रामपुर वालों आपकी तरफ से, आपका स्वाभिमान बोलता हो तो समर्थन करना। मैंने खबर भेजी बिलावल तुझे पूरा कश्मीर चाहिए, पूरा कश्मीर। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश में रामपुर भी है। यहां के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते, कश्मीर दे देंगे। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। 4 पंक्ति पढ़ता हूं मैं। 39 साल एक यूनिवर्सिटी में कानून का प्रोफेसर रहा हूं। 39 साल मैंने ये भाषा कभी नहीं बोली जो मैं आज बोल रहा हूं। रामपुर वासियों में आपके आगे बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। आपने समर्थन किया तो मैं देश के प्रधानमंत्री के सामने ये भाषा बोलने की हिम्मत करना चाहता हूं, और आपका समर्थन मिलेगा तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत जब मुझे जो कहना होता है मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता। मैंने बहुत दुखी होकर 4 लाइन लिखी है। कब तक तिरंगे में लिपटी लाशें देखें, कब तक रोएं, तब आपको लगे 4 पंक्ति मैंने ठीक लिखी है और मुझे हिंदुस्तान के प्रधान के सामने गाना चाहिए, तो मैं सदन का इतना जोर का समर्थन चाहता हूं ताकि मेरी हिम्मत बढ़ जाए कि मुझे आगे बोलना चाहिए। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल मन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो, कश्मीर को दान करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्रग्रहण सी लगती है, जिनके कारण मां की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी मां के घर में आग दिखाई देती है। उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। जब मैंने ये लाइनें लिखी मैं खुद रोया। मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। मंच बहुत मौन हो गया, अरे डूबा बता, ऐसे मौन हो गए भाई, इतने मौन भी मत हो। नहीं, हम लोग बाकायदे चित्रलिखित से आपकी कविता में डूब गए। एक बार ताली बजा करके हम। नहीं, ताली आप मत बजवाओ तो मैं बजवा लूंगा, आप तो सिर्फ ताली बजाओ, चलिए आप उनसे मत बजवाओ। ठीक, वो समझते हैं आपके कहने में चलेंगे, आप ही बजवा लो। तो मैं बजवा लूंगा, आप चिंता मत करो, आप बजाओ बस, क्योंकि आपके लिए मैंने बजाई। हमारे यहाँ अदला बदला होता है बस, और कुछ नहीं है। अदला बदला होता है। स्वागत। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। साहब मैं सच बोल रहा हूं, मैं जब मैंने ये लाइनें लिखी थी मैं रोया था। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। और सूर्यपाल जी, आपकी पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला अपना आप नहीं किया, मैंने गुस्सा किया था तब किया। मैं हंसी में नहीं कह रहा आपसे, मैंने 2 लाइन ऐसी लिखी थी जिसके बाद कोई रास्ता नहीं था। आप कल्पना भी नहीं कर सकते मेरा गुस्सा किस सीमा तक था। 17 सितंबर को उरी में 17 सैनिक मरे पड़े थे, 17 सैनिक मरे पड़े थे। मैं हाथरस में एक कवि सम्मेलन में था, किसी ने कहा पवार जी अब आप कुछ नहीं बोलेंगे क्या? दूसरी तरफ से आवाज आई अब ये कुछ नहीं बोलेगा, अब ये मोदी का चमचा हो गया है। हरिओम पवार, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, किसी भी ताकत का चमचा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मैंने अपना गुस्सा दिखाया, और आपको लगे कि कवि को ये गुस्सा दिखाने का हक था
तो मेरे गुस्से पर मोहर लगा देना, मेरे इस गुस्से को स्वीकार कर लेना। मैंने बाद में सोचा कि मेरा गुस्सा कुछ ज्यादा था, लेकिन मुझे लगा कि ठीक था। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला हुआ। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में बैठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो। और इस साल की सर्वेश मेरी सबसे अच्छी पंक्ति है, पूरे साल की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ रहा हूं, समझ जाओ तो बताना। स्वागत। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो। एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। एक बार पत्थर का उत्तर। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, एक छंद पढ़ता हूं और देखना चाहता हूं मेरे पढ़ने में जोश ज्यादा है कि आपके सुनने में जोश ज्यादा है। आपका जोश ज्यादा मुझे दिखा तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा, अपनी हार मान लूंगा, आपको जीता घोषित करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप जीतें। एक छंद सुनिए, मैं चाहता हूं मुझसे पढ़ने से ज्यादा जोश आपके सुनने में दिखाई दे। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कृष्ण भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराओ, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं इस कविता की। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है। कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के क्या करें शुरू और सुनना है, खत्म कर और सुनेंगे? कितने लोग और सुनेंगे? ताली बजा के बताइए। देखिए जी, मेरा तो 4 कविता के बाद गला खुलता है, अभी तो खुला नहीं। पानी दे देगा शंभू। शंभू शंभू ने बस सब कुछ ठीक है, इसका तो नाम ही गलत है। देखिए जाइए नहीं सर सीट बदल रहे। मैं एक मोदी जी पर कविता सुनाऊं। देखिए जैसा हमारे और मित्र भाइयों ने भी कहा, सर्वेश ने भी कहा, तालियां कविता का मापदंड नहीं है। तालियों से कविता कोई बड़ी नहीं होती, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे सुधी लोग हमें रोज नहीं मिलते। हम तो राजस्थान में पशु मेलों में भी जाते हैं। हंसने की बात नहीं है, अजमेर के पास एक जगह पुष्कर जी, वहां तो गधों का लगता है। कई लोग तो मुझे वहीं मिले कवियों में। तो सर्वेश मुझे धन्यवाद दो। नहीं मैं भी वहीं मिला था। मैंने आपका नाम नहीं लिया। नहीं मैं भी वहीं मिला था। आप दूसरे काउंटर पे थे, मैं दूसरे काउंटर पे था। देखो मैंने इसका नाम तो नहीं लिया ना। अरे हम अगर ये चुप रहता तो आप समझते मैं हंसी में बोल रहा हूँ।
लेकिन बता दिया कि था तो वहीं। कोई नहीं, एक कविता सुनिए। देखिए साहब, मेरी मान्यता ये है, कविताएं कभी भी किसी भी युग में सरकारों का समर्थन नहीं हुई, और कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। जब जब कविताएं सरकारों का समर्थन करती हैं, या तो कविताएं मर जाती हैं या सरकार गिर जाती है। मैंने जीवन में कभी किसी सरकार के समर्थन में कविता नहीं लिखी। एक कविता लिखी थी बस, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट किए थे, तब मैं अपने को रोक नहीं पाया और मैंने उनके समर्थन में कविता लिख दी। मैं लिखते ही समझ गया था, या तो कविता मरेगी या सरकार गिरेगी। कविता चली, सरकार गिरी। अच्छा, अब मेरा संकट ये था, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, पिछली सरकार को हटाने के लिए बाबा रामदेव जिस आंदोलन का हिस्सा थे, मैं उसका हिस्सा था। मैंने बाबा रामदेव के साथ आंदोलन में हिस्सा लिया और मुझे कोई शर्म संकोच नहीं है कि उस आंदोलन का हिस्सा था जो सरकार को हटाना चाहती थी। अच्छा, जिनको हटाना चाहते थे वो हट गए, जिनको लाना चाहते थे वो आ गए। अब क्या करें? रहना तो हमें भी कब सम्मेलन में, और कोई काम तो हमसे आता नहीं है। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी, मोदी जी पर ही लिखी। एक शब्द मोदी जी के खिलाफ नहीं है और एक भी शब्द मोदी जी के पक्ष में नहीं है। पक्ष में नहीं है एक भी शब्द। और कविता में हरिओम पवार जिंदा है। मैंने तलवार की धार पर खड़े होकर लिखी, इधर जाता तो कट जाता, इधर जाता तो बट जाता। तब मैं आपको कविता सुनाता हूँ। 20 साल मैंने उनके साथ बिताए, 20 साल उनकी को कविताएं सुनाई, उनके साथ चाय पिए, तब मेरी कविता सुनिए। आपको लगे कि ईमानदार कविता है तो आशीर्वाद दे के भेजिएगा। मंच के जिन कवियों को कष्ट हो रहा है देर तक पढ़ने का, होता ही है अक्सर, मुझे उनको सुनने में ही बहुत कष्ट हो रहा था। बदला तो लूं, बदला ही होता है हमारे यहाँ, और क्या था। राजनीति में बदले के सिवा क्या है? ले लीजिए नहीं, ले लीजिए, बदला ले लीजिए। सर्वेश जी, नहीं दादा भाई एक ट्रेन है इसकी, शंभू तेरी ट्रेन ना, शंभू की ट्रेन है, मैं शंभू जा सकता है, या जिनको जाना चाहे वो भी जा सकते हैं। मैं तो कई बार अकेला ही रह जाता हूँ। मैं तो कई बार जनता होती है, बस मैं मंच पर अकेला ही रह जाता हूँ, क्योंकि सबकी, किसी की फ्लाइट होती है, किसी की ट्रेन होती है। डिले हो गए? डिले आज आएगी नहीं। स्वागत। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गा, मन से सुनना, मैं शुद्ध कविता सुना रहा हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति आप समझ गए तो मेरी पूरी कविता समझ जाएंगे। फिर से पढ़ता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। ऐसे मतलब कि आप सो रहे। देखिए, इस समय आप यहां इसलिए बैठे कि इस समय आप कहां जाएं। मैं सब जानता हूं, मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे। घर के दरवाजे अभी नहीं खुलने वाले आपके। ताली बजाते रहिए तो मुझे लगेगा आप मुझे सुन रहे हैं। भले ही कई बातें समझ में नहीं भी आती हैं, लेकिन इसलिए बजाइए, पड़ोसी तो समझेगा कि आप समझ गए। हुजूर आप किसकी तलाश? वही है, मैं बता चुका हूं ना, नहीं आई। और अब के उठे तो मणिपुर में मंत्री बनवा दूंगा ले जाके, मेरी चलती है उधर। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं गाथा वाचन करता हूं सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। ये मैं कोई गर्वोक्ति नहीं कर रहा, ये बताना कोई गर्व की बात नहीं है, लेकिन सत्य बता रहा हूं आपको कि जहां सूर्यपाल जी आपकी पार्टी के 282 बैठे हैं, मैं चाहता तो मैं भी वहां बैठ सकता था। टिकट मांगने वाले हजारों थे। यहां के आपके राजनीति के बुजुर्ग लोग जानते होंगे, मांगने वाले हजारों थे, मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं था हिंदुस्तान में, सिर्फ मैं। और इसलिए था कि मैं जानता हूं, मैं जिस दिन कलम उठाई थी उस दिन तय कर लिया था कि मैं जब तक कवि रहूंगा सत्ता का हिस्सा कभी नहीं बनूंगा।
कवि कुछ भी हो सकता है, किसी सत्ता का हिस्सा बनकर ईमानदार नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। मेरी ईमानदारी की कविता सुनिए, मन से सुनिए। सत्ता, हुजूर दोनों प्लीज बैठिए, हुजूर दोनों से अनुरोध है मेरा, बैठ जाए, दोनों बैठ जाएं। ये कोई पार्लियामेंट नहीं है जिसका मन करेगा उठ के चला जाएगा, ये तो संसद में होता है। जिसका मन करे उठ के चले जाओ, जिसका मन करे बोलने लगो। वहां सब बोलते हैं और कोई भी नहीं सुनता, उसे संसद कहते हैं। ये तो अदब की महफिल है साहब। आपने इतने प्यार से, इतने मन से रात के इस समय तक आप बैठे हैं, अपना समय काला कर रहे हैं, तो कविता के पास कुछ तो होगा। ऐसा नहीं है कविता का संस्कार मर नहीं गया। मीडिया ने बहुत कोशिश की, पता नहीं क्या क्या ले आए, लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, क्या क्या लाए, क्या क्या लाए। मुझसे पूछते लोग, साहब वो क्या है? मैंने कहा वो सब 31 दिसंबर को शराब के नशे में डूबे हुए डिस्को हैं, लेकिन कविता नव संवत्सर की शाश्वत धारा है जो लोगों के दिलों में बसी हुई है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर गीत जिंदा है तो हिंदुस्तान की कविता का कवि सम्मेलन का संस्कार जिंदा है। जिस दिन गीत खत्म होगा उस दिन सब कुछ खत्म होगा। सुनिएगा मन से। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ। कविता का शीर्षक अपने छोटे भाई बहनों को सौंपता हूँ। आपको लगे कवि की कविता का शीर्षक उचित है, संचालक महोदय को सौंपता हूँ। वो कविता के पारखी बड़े हैं। सर्वेश जी, मैं अपनी कविता का शीर्षक आपको समर्पित करता हूँ और आपको लगे कि ठीक है तो आपकी ताली चाहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई, चुनावों के नतीजे आए, मैंने कविता शुरू की। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का। मुझे सर्वेश नहीं बताया, मेरा नहीं है। अच्छा लगे तो मैं सुना रहा हूं, अच्छा नहीं लगे तो सर्वेश का बताया हुआ है। सहारनपुर में किसानों की फसलें नष्ट हो गई। आदरणीय सोनिया जी किसानों को मुआवजा बांटने आई, उन्होंने किसानों को मुआवजा बांटा। कुछ किसान आपस में पैसे इकट्ठे करके सोनिया जी के पास पहुंचे कि मैडम लो। बोले मुझे क्यों? तो किसान धीरे से बोले, मैडम फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई। आप खुल के ताली बजा सकते हो, अब क्या डर है आपको? जब मैं आपके साथ हूं फिर क्यों डर रहे हैं आप? भारत मां, देखिए, भारत मां के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई। प्रशंसा नहीं की एक शब्द में, खिलाफत नहीं की एक शब्द में, लेकिन जो सच है वो लिखा सुनना। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन तुमने परंपरा का सूरज एक उगाया था, उस दिन तुमने परंपरा का सूरज एक उगाया था। जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। 20 साल कविताएं सुनाई हैं, साथ बैठा हूं, चाय पिए, लेकिन मैं अपना रिश्ता तय करता हूं और इस रिश्ते पर आपकी मोहर चाहता हूं। मेरे कवि होने पर मुझे गर्व है और मैं इससे बड़ा दुनिया का कोई पद नहीं चाहता। मेरे रिश्ते पर मोहर चाहता हूं आपके सुनना। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूँ। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में। लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में। तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है,
दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं। आज आपके ऊपर नभ है नीचे ठोस धरातल है और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का। हंसना 2 लाइन पर। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी। और अगली पंक्ति समझ जाओ तो बताना कि समझ गए। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे। हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे। हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। दूसरा छंद सुनना। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं। कुछ साधु ज्यादा ही हिम्मत वाले हैं, कुछ भी बोल देते। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं। और सूर्यपाल जी आपका बुलाया हुआ हूं, आपकी सरकार है उधर भी और उधर भी, और आपके खिलाफ बोल रहा हूं और जनता की ताली बजवा रहा हूं। सुनना। और आपको लगे ठीक बोल रहा हूं तो ही ताली बजाना, आपको लगे मेरी बात में दम नहीं है तो मत बजाना ताली। और खिलाफ बोल रहा हूं सुनना। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं। लेकिन ये भड़कीले भाषण जो जहरीले नारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं हत्यारे हैं, ये मोदी सिंहासन के हमदर्द नहीं हत्यारे हैं। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। मैंने जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया साहब। 1975 में मैंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा लिया। मैं जेपी के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। मैंने जेपी आंदोलन में मीसा भोगा है। मैंने जीवन में कभी भी राजनीति नहीं की। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से 2 चीजें पैदा हुई, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं है, हरिओम पंवार रामपुर में कविता पाठ कर रहा है। राजनीति मुझे आती नहीं, मैं राजनीति में गया नहीं। फिर मैंने एक साधु के साथ काम किया। लोग आज उनको गाली भी देते हैं, कहते हैं लाला हो गए, साबुन बेचते हैं। मैं कहना चाहता हूं अगर हिंदुस्तान के व्यापारियों ने अच्छा साबुन बनाया होता तो कोई विदेशी साबुन हिंदुस्तान में बेचने के लिए नहीं लाया होता। स्वदेशी के नारे बहुत लगे। उस आदमी के साथ मैं आज भी काम करता हूं, मैंने काम किया है और मैं उनके पक्ष में बोलता हूं। देखना चाहता हूं कितने लोग मेरा साथ देते हैं। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को। जिनके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा बैठा है, जिसके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा बैठा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा। और 2 लाइन पढ़ता हूं। मेरे छोटे भाई कहते हैं हिंदुस्तान में कवि सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ बनाने की परंपरा जिन कवियों ने शुरू की उनमें एक मैं भी हूं। बूढ़ा मैं अभी भी नहीं हुआ। 2 लाइन पढ़ता हूं। और रामपुर में यह एहसास आज फिर जीना चाहता हूं कि मैं आज भी तालियों का पहाड़ खड़ा कर सकता हूं। अनुरोध है आपसे, आपके दिल में लहर सी उठे कि मुझे आपको एहसास कराना है कि मैं आज भी तालियों का पहाड़ खड़ा कर सकता हूं, तो मेरी 2 पंक्तियों पे खड़ा कर देना। मैं जीवन भर याद रखूंगा। रामपुर का ये प्यार सुनिएगा। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंदवंश कट जाता है। मैं चंद्र बरदाई कुल का धर्म नहीं बिकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से। मेरा तेवर बोलता है 3रे छंद में, हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की। मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सरकार है, मैं सिर्फ ईमानदारी और कलम की ताकत जीना चाहता हूं।
हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ना जाए भेंट कहीं बदनामी की, जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जय। वैसे तो मैं आपको हंसाना चाहूं तो मैं यही कह सकता हूं, दुनिया में आपने हमेशा देखा होगा नोट बांट बांट के वोट, नोट बांट बांट के वोट, लोगों ने बांट बांट के वोट लिए। पहला मर्द आया जिसने नोट छीन छीन के वोट लिए। ऐसे मेरे 25 याद हैं सर्वेश, उनमें 12 तुम्हारे। अब तुमने किसके उठाई ये मुझे पता नहीं। नहीं, मैं उठाता नहीं किसी के, गिराते हो। हमने कई व्यथा भोगी हैं, बस मेरा हौसला बढ़ाए रखिए साहब। आपकी सुस्ती और तालियों में कमी कवि का हौसला तोड़ती है। मैं फिर कहता हूं कि मैं प्रतिक्रिया मुझे मिलती रहेगी तो मैं अपनी बात हिम्मत से कह पाऊंगा। थोड़ी सी कविता और है, 2 छंद और हैं, 2 स्वागत। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ना जाए भेंट कहीं बदनामी की, जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भीगी पल के सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती, झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी आपका हौसला इनवाइट करता हूं, आमंत्रण देता हूं आपके हौसले को सुनना, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी। मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। अंतिम छंद सुनना कविता का जिसके लिए मैंने लिखी। क्या बात, बहुत हो गया, अंतिम छंद सुन लीजिए। ये सौगंध, मैं इन दिनों बहुत दवाइयां खाता हूं तो थोड़ी खुश्की है। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, यही नारा था ना साहब उनका। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता। क्या कर जाओ साहब, 12 लाइन सुनना। मैंने पक्षपात किया है तो केवल एक आखिरी लाइन में। इस देश में थोड़ा बहुत तो पक्षपात हर कोई कर ही जाता है, किसी से जान पहचान हो तो। मेरा आखिरी एक पंक्ति में पक्षपात है, उसको आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। बेटा बैठो बेटा प्लीज, है हुजूर। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ गया। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देख। क्या कर जाओ साहब, 12 लाइन है, एक लाइन में एक मांग है जनता की ओर से। कोई भी सरकार मेरी ये मांग पूरी कर दे, मैं हिमालय चला जाऊं, लिखना ही छोड़ दूं, कभी होना बंद कर दूं उसी दिन। एक लाइन में एक मांग रखता हूं और देखना चाहता हूं आप कितना समर्थन करते हैं। पहली मांग, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का प्रवेश देखता रह जाए, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। पहली मांग। नहीं चाहते तो इतनी तालियों से होगी क्या, ज्यादा तालियों से होती है। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए, सल्यूट आपको, आप जागे, अब जागे, अब आप आके, भूखे मरते हुए किसानों। तीसरी मांग सुनना सूर्यपाल जी, आपको समर्पित करता हूं। कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। वाह वाह,
और चौथी पंक्ति पर उठे तालियां। कश्मीर में भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो, लाल चौक पर भारत माँ की जयकारों के स्वर दे दो, हर कश्मीरी विस्थापित पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। कब तक शरद पवार क्रिकेट खेलेगा? खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें दो रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवाले दे दो, तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवाले दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देख। अंतिम पंक्तियां सुनना साहब, और आखिरी पंक्ति पर समाप्त करते हैं। सर्वेश भाई आएंगे, आपको धन्यवाद देंगे, या केपी सिंह साहब आएंगे, या आईपी सिंह साहब आएंगे, कोई भी आएंगे, धन्यवाद देंगे। इसके बाद खत्म करेंगे ना सर इसके बाद? जी। ऐसा अंतिम पंक्तियां, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। अगर तुम ये सिद्ध कर दो कि सबका साथ सबका विकास ही योगी जी का लक्ष्य है, मोदी जी का लक्ष्य है, तो 19 भी तुम्हारा और 24 भी तुम्हारा। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। अंतिम पंक्तियां बहुत मन से सुनना साहब, ले जाना मेरी भावनाएं ले जाना। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि भारत का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि सवा अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल